हेलो फ्यूचर नर्सिंग ऑफिसर्स। मैं नरसिंह बाबा आपका स्वागत करता हूं आपके नरसिंह बाबा के दरबार में। तो आज हम कुछ नया पढ़ने जा रहे हैं जो कि हमारी लाइफ में भी बहुत इंपॉर्टेंट है और हम अपनी डे टू डे लाइफ में भी उससे रूबरू होते रहते हैं। क्या है वो है मेंटल हेल्थ नर्सिंग, जिसे हम साइकेट्रिक नर्सिंग के नाम से भी जानते हैं। तो अगर जब भी आप सोचते हैं कि साइकेट्री या मेंटल हेल्थ का आप जब भी नाम सोचते हैं तो आपके सामने तीन चीजें आती हैं। क्या है वो तीन चीजें? वो तीन चीजें है, एक तो जंजीरों में जकड़े हुए आदमी, दूसरी जो चिल्लाते हुए लोग, और तीसरी है वो है करंट के झटके। तो अगर आप भी यही सोचते होगे कि मेंटल हेल्थ का मतलब यही है तो आप गलत नहीं है। गलत क्यों नहीं है? क्योंकि आपने सबसे ज्यादा बॉलीवुड ही देखा है, नर्सिंग का सिलेबस नहीं देखा। तो हम आज वही पढ़ने जा रहे हैं कि ये मेंटल हेल्थ क्या है। तो बच्चों, सोचिए कि आप एग्जाम में बैठे हैं और आपके सामने मेंटल हेल्थ नर्सिंग का पेपर है। तो आप उसको देख के मत घबराइए। क्यों? क्योंकि बाबा की एक बात याद रखिए कि मुश्किलों से भागना आसान होता है, जिंदगी का हर पहलू इम्तिहान होता है। डरने वाले को कुछ नहीं मिलता जिंदगी में, लेकिन नर्सिंग ऑफिसरों के कदमों में सारा जहान होता है। ये बात आप हमेशा याद रखना कि नरसिंह बाबा ने आपसे कहा था कि हमें डरना नहीं है। तो साइकेट्रिक नर्सिंग मतलब मेंटल हेल्थ नर्सिंग में सबसे पहले हमें क्या जानना है? हमें जानना है कि मेंटल हेल्थ होती क्या है। मेंटल हेल्थ क्या है? मेंटल हेल्थ अगर मैंने आपसे पूछा कि क्या, मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ और बता रहा हूँ कि अगर एक पेशेंट है या फिर एक आदमी है कि वो अपनी डेली लाइफ में अच्छे से काम कर रहा है या फिर सबके साथ अच्छे से रह रहा है, बातें कर रहा है, तो हम उसे कह सकते हैं कि वो मेंटली हेल्दी है। लेकिन मेंटली हेल्दी है उसके भी कुछ साइंस होते हैं। सबसे पहले हम देखते हैं कि मेंटल हेल्थ को कैसे हम बता सकते हैं। तो उसकी एक डेफिनेशन है कि एन एडजस्टमेंट of human being to world and to each other with maximum effectiveness and happiness। तो इसे हम कहते हैं, आप इसे देख सकते हैं। तो हमारा मेंटल हेल्थ क्या कहती है कि एन एडजस्टमेंट, अगर कोई इंसान उसकी ज़िंदगी में एडजस्टमेंट कर रहा है, उसकी ज़िंदगी में एडजस्टमेंट कर रहा है मतलब क्या कि सोचिए कि हम क्या है, हम नए नए हॉस्टल में शिफ्ट हुए हैं। अगर हम हॉस्टल में शिफ्ट हुए तो सबसे पहले बात आती है वो है कैंटीन का खाना। कैंटीन का खाना मतलब कैसा कि जब हम कैंटीन में खाते हैं वो पत्थर जैसी रोटियाँ, क्या हम पत्थर जैसे नहीं, वो मुलायम मुलायम रोटियाँ, वो एकदम उन्होंने प्यार से बनाया हुआ खाना हमें देख के जो हम एडजस्टमेंट करते रहते हैं पूरी ज़िंदगी में, तो वो हमें करना है, ज़िंदगी में करना है। सिर्फ खाने के लिए नहीं, पूरी ऐसी बहुत सारी चीज़ें हैं जिनमें हमें ज़िंदगी में एडजस्टमेंट करना पड़ता है। दूसरी एक बात, जब हम रूम में होते हैं, जब हम सुबह सुबह आराम से सोते हुए तो हमारे रूममेट क्या करते हैं, गाना बजा देते हैं, ज़ोर ज़ोर से गाना बजा देते हैं, हमारी नींद खराब कर देते हैं। हम बोलते हैं उन्हें कि भाई तू चुप हो जा, क्या लेगा तू चुप होने का? वो बोलता है मैं तेरी नींद हराम करने आया हूँ। तो ऐसे ही हमें ज़िंदगी में एडजस्ट करना है। दोस्तों, ज़िंदगी में एक बात याद रखना कि हमारे पास एक सिचुएशन है, तो हमें उस सिचुएशन को कोप करने के लिए, एडजस्ट करने के लिए दो चीज़ें करनी बहुत ज़रूरी है। मैं सिर्फ ये सिलेबस का नहीं बता रहा हूँ, मैं आपको डेली लाइफ में भी ये बहुत इंपॉर्टेंट है चीज़ कि हमें सिर्फ दो चीज़ें बहुत ध्यान से करनी होती है कि एक तो इग्नोर करना होता है या दूसरी बात एडजस्ट करना होता है। अगर हम किसी बात को एडजस्ट नहीं कर सकते तो हम उसे इग्नोर कर सकते हैं, लेकिन हम किसी चीज़ को अगर इग्नोर नहीं कर सकते तो हमें वहाँ एडजस्ट करना ही पड़ता है। ये आप बात ध्यान रखिए, आपको ज़िंदगी में ये बात बहुत बार, मतलब हर बार आपको अप्लाई करनी पड़ेगी। तो हमने देखा कि मेंटल हेल्थ आखिर होती क्या है। अगर अब आप बोलेंगे कि सिर्फ मेंटल हेल्थ क्या सिर्फ अच्छा रहना है, तो नहीं। अब WHO ने कहा था कि हेल्थ क्या रहती है। हेल्थ इज अ फिजिकल कंप्लीट सेट ऑफ फिजिकल, मेंटल एंड सोशल वेलबींग। अगर आप फिजिकली भी फिट है, अगर आप मेंटली भी फिट है और अगर आप सोशली भी सबके साथ अच्छे से इंटरेक्ट होते हैं, तभी आप हेल्दी हैं, ये WHO ने कहा था। तो मेंटल हेल्थ क्या है? अगर आप एडजस्टमेंट कर रहे हैं मैक्सिमम इफेक्टिवनेस और हैप्पीनेस के साथ, तो आप मेंटली हेल्दी है।
तो फिर से देखिए डेफिनेशन क्या कहती है, ये है एन एडजस्टमेंट। हम एडजस्ट कर रहे हैं अपनी ज़िंदगी में अलग अलग चीज़ों के साथ, और ह्यूमंस के साथ और पूरी दुनिया के साथ हम कुछ ना कुछ ज़िंदगी में एडजस्ट करते रहते हैं, वो ईच अदर विथ मैक्सिमम इफेक्टिवनेस और हैप्पीनेस। जब जितना हम इफेक्टिवनेस और हैप्पीनेस के साथ दुनिया के साथ रहेंगे, अच्छे से एडजस्ट करते रहेंगे, तभी हम मेंटली हेल्दी पर्सन है। तो मेंटली हेल्दी पर्सन में कुछ चीज़ें ऐसी आती हैं जिन्हें हम साइंस कहते हैं कि अगर ये चीज़ें एक आदमी में है, एक इंसान में है, तो वो मेंटली हेल्दी है। सबसे पहले आता है, हम इसे क्लियर कर देते हैं, अभी आप स्क्रीनशॉट वगैरह ले सकते हैं, ठीक है। तो अब हम इसके हम यहाँ लिखने वाले हैं अपने कुछ मेंटल हेल्थ के साइंस। अब साइंस मतलब क्या है कि कुछ ऐसी चीज़ें हम डेली लाइफ में देखते हैं, अगर वो इंसान में है तो वो पर्सन मेंटली हेल्दी है। तो सबसे पहले उसमें क्या आता है, तो सबसे पहले उसमें आता है हैप्पीनेस। अगर कोई इंसान जिंदगी में खुश रहता है तो वो मेंटली हेल्दी है। तो आप कहेंगे कि क्या सिर्फ खुश रहना ही मेंटली हेल्थ है? नहीं, अगर वो खुश है मतलब क्या है, वो ऐसे बैठे बैठे हंस रहा है, उसको जिंदगी, और हम क्या बोलेंगे यार डिप्रेशन है। तो वैसे नहीं, अगर जिंदगी में जब खुशी का मौका है तब वो हंसे, और जब खुशी का मौका नहीं है तब वो शांत रहे, तो वो मेंटली हेल्दी पर्सन है। तो दूसरी चीज क्या आती है, दूसरी चीज आती है इसके बाद, वो है इफेक्टिवनेस इन वर्क। तो वर्क में इफेक्टिवनेस क्या है, कोई आदमी काम कर रहा है, एक हमें बात याद रखनी है कि हम किसी को अगर कुछ काम दे रहे हैं तो वो काम कर रहा है या काम तमाम कर रहा है, ये हमें देखना बहुत ज़रूरी है। तो वो सिर्फ काम कर रहा है, ये इफेक्टिवनेस नहीं है। वो काम कर रहा है मतलब क्या, कि वो ज़िंदगी में कुछ अचीव कर रहा है, किसी ने दिए हुए टास्क वो ज़िंदगी में अचीव कर रहा है, उसका मतलब रहता है इफेक्टिवनेस इन वर्क। अब हम तीसरी बात पढ़ते हैं, सैटिस्फाइंग रिलेशनशिप। अब सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप मतलब क्या रहता है कि अब हम अपने दोस्तों के साथ हैं, या फिर आप अपनी प्रेमिका के साथ हैं, या फिर आप अपने घर वालों के साथ हैं, आप उनके साथ कितनी अच्छे से रहते हैं, उनके साथ जो आपका रिलेशन है वो आप कितने अच्छे से मेंटेन करते हैं, उसका मतलब रहता है सेटिस्फाइंग रिलेशनशिप। सामने वाला आपके साथ रहकर कितना ज़्यादा सेटिस्फाई है, कितना ज़्यादा खुश है। अगर सामने वाला खुश है तो उसका मतलब रहता है कि सेटिस्फाई रिलेशनशिप, मतलब आप मेंटली हेल्दी पर्सन हो। देखिए जिंदगी में कुछ बातें अपने हिसाब से नहीं होती रहती है, तो दूसरे लोग अगर हमारी वजह से खुश है तो भी हम ही मेंटली हेल्दी है, तो दूसरों को खुश रखना अच्छी बात है। तो बाद में आता है कंट्रोल ओवर बिहेवियर। कंट्रोल ओवर बिहेवियर में क्या है, अगर आपको गुस्सा ज़्यादा जल्दी आता है, गुस्सा ज़्यादा जल्दी है, तो आप क्या करते हैं कि अगर किसी ने आपको कुछ बोला कि जो आपको पसंद नहीं आया जनरली, तो आप क्या हो जाते हैं, आप गुस्सा हो जाते हैं, आप बॉर्डरलाइन पर्सनैलिटी डिसऑर्डर की तरफ चले जाते हैं। तो वैसा नहीं करना है। अगर आप अपने बिहेवियर को कंट्रोल कर सकते हो, अपने बिहेवियर को आप जितना ज़्यादा अच्छे से कंट्रोल कर सकते हो, उतना आपको मेंटली हेल्दी पर्सन कहा जाता है। बाद में आता है हेल्दी सेल्फ कंसेप्ट। हेल्दी सेल्फ कंसेप्ट में क्या रहता है, हेल्दी सेल्फ कंसेप्ट वो रहता है जहां हम खुद के बारे में बहुत अच्छा सोचते हैं, खुद को अच्छे तरह से देखते हैं। भले ही आप शाहरुख खान नहीं है, फिर भी अगर आप खुश है तो आप खुद को बहुत अच्छी तरीके से देखते हैं। तो ये होता है हेल्दी सेल्फ कंसेप्ट। तो बाद में क्या आता है, बाद में आता है इफेक्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज। इफेक्टिव कोपिंग स्ट्रेटजीज मतलब क्या रहता है कि आप कितने अच्छे से किसी चीज़ को एडजस्ट कर रहे हैं। कैसे, आप अपने रूम में रहते हैं, या फिर आप क्या कर रहे हैं, आप रास्ते से जा रहे हैं, तो आप रास्ते से जा रहे हैं तो कुछ ऐसी चीज़ हो गई, या फिर सामने वाले की गलती है,
और उसने आपको आके धक्का मारा, तो आप वहाँ गुस्सा कर रहे हैं, आप झगड़ा कर रहे हैं, आप बुला रहे हैं किसी प्राइम मिनिस्टर को, हाँ मैं बहुत बड़ा आदमी हूँ, प्राइम मिनिस्टर को बुलाऊंगा, ये कोई भी स्ट्रैटेजी नहीं है। आप सिचुएशन को किस अच्छी तरह से हैंडल कर सकते हैं, उसका मतलब है कि इफेक्टिव कोपिंग मैकेनिज्म, कोपिंग स्ट्रैटेजी। बाद में एक लास्ट आता है अप्राइजल ऑफ रियलिटी। अप्राइजल का मतलब रहता है कि फीडबैक। अच्छा, एक रियलिटी है जो आपके सामने आई है, तो आप उसको फीडबैक देंगे। देंगे मतलब क्या है कि आप उसको ऐसे इंस्टाग्राम पे देख के उसको बताएंगे कि हाँ ये सिचुएशन अच्छी है, वैसा नहीं। इसमें यहाँ क्या होता है कि अप्राइजल ऑफ रियलिटी, इसका मतलब होता है कि कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में रियल में आई है, ना कि मूवी में देख के आप एडजस्ट करें। अगर कोई सिचुएशन आपकी लाइफ में आई है तो आप कितना अच्छे से उसको हैंडल कर रहे हैं, कितना अच्छे से आप उसको, उस रियलिटी को एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो है अपना अप्रेजल ऑफ रियलिटी। अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो अब इसका स्क्रीनशॉट आपने ले लिया होगा, तो हम इसको अभी इरेज करते हैं और अपने अगले पॉइंट की तरफ बढ़ते हैं, वो है इंडिकेटर्स ऑफ फेल। अब हम ये जो पढ़ रहे हैं वो सिर्फ हमारे सेमेस्टर एग्जाम के लिए नहीं है। हमें नर्सिंग ऑफिसर बनना है तो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम का भी थोड़ा ध्यान रखना पड़ता है, तो हम उस पर भी फोकस करते रहेंगे। तो ये हमें बहुत बार पूछा गया है एग्जाम में कि इंडिकेटर्स मतलब एक साइंटिस्ट है मैरी जर्बुदा, इन्होंने 1958 में कुछ ऐसे इंडिकेटर्स दिए थे जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है। वो इंडिकेटर्स हमें बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में भी पूछे गए। उसके अंदर सबसे पहले एक बात आती है, वो है पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ। अब इसका मतलब क्या है कि आप खुद के बारे में कितना अच्छा सोचते हैं। उन्होंने कहा कि इंसान खुद के बारे में जितना अच्छा सोचेगा उतना ही वो हेल्दी होगा। मतलब क्या है, अगर आप खुद की तरफ देखिए, अब आप आईना उठाइए तो उसमें देखिए, तो आपको पता चलेगा कि आप हीरोइन तो है नहीं, या फिर आप रणबीर कपूर तो है नहीं, फिर भी आप अपनी ज़िंदगी में खुश हो। तो उसका मतलब क्या है कि आप खुद को प्यार करते हो, तो वो है पॉजिटिव एटीट्यूड टुवर्ड्स सेल्फ, कि वो आप खुद को कितना ज़्यादा प्यार करते हो। उसके बाद में आता है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट। ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। अब अगर इंसान जिंदगी में ग्रोथ कर रहा है, आगे बढ़ता रह रहा है, और ग्रोथ मतलब ग्रोथ और डेवलपमेंट कर रहा है अपनी ज़िंदगी में, और बाद में क्या है उसको एक बात पता होनी चाहिए कि वो एक्चुअलाइज करे, सेल्फ एक्चुअलाइज करे। क्या करे कि ये जो रियलिटी है वो एक्सेप्ट करे, जो लाइफ में उसके सामने सिचुएशंस आने वाली है वो उसे अगर एक्सेप्ट करता होगा तो वो क्या है, वो है ग्रोथ एंड डेवलपमेंट एंड सेल्फ एक्चुअलाइजेशन। देन आता है इंटीग्रेशन। इंटीग्रेशन में क्या है, लाइफ में बहुत सारी चीज़ें होती रहती हैं, तो हमें बहुत सारी चीज़ों एक ही हिसाब से तो ये कोप नहीं कर सकते, उसके साथ एडजस्ट नहीं कर सकते। तो ऐसी बहुत सारी चीज़ें ज़िंदगी में आएगी जहाँ हमें एडजस्टमेंट करना होगा, जहाँ हमें सोचना होगा, तो वहाँ हमें पीछे नहीं हटना है सिचुएशन के हिसाब से। आपके सामने आएगी नींबू जैसी एक प्रॉब्लम, तो आप क्या करेंगे, आप उससे डरेंगे नहीं, उसका आप जूस निकाल के पिएंगे। तो वैसे हमें ज़िंदगी में रहना है। तो उसके बाद में आते हैं कुछ ऑटोनॉमी। बाद में आता है 4th पॉइंट, वो है ऑटोनॉमी, सेल्फ डिपेंडेंट रहना। अगर आदमी कोई खुद की ज़िंदगी में सेल्फ डिपेंडेंट है, खुद के डिसीजंस वो खुद ले सकता है, तो वो क्या है, तो वो एक मेंटली हेल्दी पर्सन है। कौन से, आप पूछेंगे कि सर कौन से डिसीजंस वो ले सकता है कि तभी हम उसे हेल्दी कह सकते हैं।
अगर आपने कहा कि कोई भी डिसीजन ले सकता है, तो आप कहेंगे कि मैंने मेरी शादी के लिए लड़की ढूंढ रखी है, तो वो क्या है, वो ऑटोनॉमी है, तो वो मेरी मर्जी है। वैसा नहीं चलता है, वो घर वालों के हिसाब से। यार अपने को ऐसे काम नहीं करने हैं, अपने को क्या करना है, अपने को इधर ध्यान देना है, इधर ध्यान दी, इधर ध्यान दी, चलो। हाँ, तो ऑटोनॉमी हो गई। ऑटोनॉमी की बात है एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ रियलिटी। बाद में आता है एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ रियलिटी, कि उसे अपनी रियलिटी का कितना अंदाजा है, या फिर वो जो रियलिटी हमारे सामने आई है उसे वो कितनी अच्छी तरह से समझ सकता है, उसका मतलब रहता है एक्यूरेट परसेप्शन ऑफ रियलिटी। उसके बाद में आता है एनवायरमेंटल मास्टरी। एनवायरमेंटल मास्टरी मतलब क्या, कि एनवायरमेंट में जो जो चीज़ें होती रहती है, जो जो लोग उनके साथ, जिनके साथ ये लोग घूमते हैं, उनके साथ अगर ये कितने अच्छे से रहता है, उनका नेचर कैसा है, वो कैसे एनवायरमेंट में अच्छे से जी रहा है, कितना भी टॉक्सिक एनवायरमेंट हो उसमें हमें अच्छे से जीना है। अभी आपको पता क्वेश्चन आता होगा कि टॉक्सिक एनवायरमेंट मतलब क्या। आपके सामने आपकी ज़िंदगी में है वो क्या है, अपना कॉलेज। कॉलेज में इतना ज़्यादा टॉक्सिक एनवायरनमेंट रहता है, हमें क्या रहता है, एग्ज़ाम का बर्डन, असाइनमेंट्स का बर्डन, कैंटीन का इतना अच्छा खाना, सुबह सुबह दोस्त के वो प्यारे प्यारे बोल जो हमारे कान पे सुनते हैं और हमारे कान से खून निकलता है। तो ऐसे एनवायरमेंटल में हमें कोपिंग करनी पड़ती है बच्चे, कोपिंग करनी बहुत बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम होती है ज़िंदगी में। वो दोस्त अभी जाने दो, हम इधर करते हैं। तो ये हो गए कुछ जो मैरिज यहूदा ने हमें दिए हैं इंडिकेटर्स, जो हमें कॉम्पिटिटिव एग्जाम में बहुत बार पूछा गया है। तो ये जो चीज़ें हैं वो अगर इंसान में हैं तो वो मेंटली हेल्दी है। तो हम अगर आपको स्क्रीनशॉट लेना है तो आप ले सकते हैं। तो ठीक है, अगर आपने स्क्रीनशॉट लिया है हम इसको मिटाते हैं और हम अपने अगले इम्पोर्टेंट टॉपिक की तरफ बढ़ते हैं। तो इम्पोर्टेंट टॉपिक मतलब क्या है, इम्पोर्टेंट टॉपिक अब हम ये पढ़ने वाले हैं। तो हम पढ़ने वाले हैं प्रिंसिपल्स, मेंटल हेल्थ के कुछ प्रिंसिपल्स हैं, कुछ मतलब 12 ऐसे प्रिंसिपल्स हैं जो हमें मेंटल हेल्थ नर्सिंग में ध्यान से पढ़ना चाहिए। क्यों? क्योंकि ये प्रिंसिपल हमें बहुत बार मतलब हद से ज़्यादा पूछे गए हैं। जितना आप हद से ज़्यादा उससे प्यार करते हैं, उससे भी ज़्यादा हद से ये सवाल हमारे एग्ज़ाम में, सेमेस्टर एग्ज़ाम में हो या कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम में पूछे गए। तो वो 12 जो प्रिंसिपल्स हैं, वो 12 प्रिंसिपल्स है कौन कौन से, उस पर हम अभी ध्यान देते हैं। तो हम एक ट्रिक बनाएंगे, क्योंकि मैं भी एक स्टूडेंट हूँ, तो मुझे पता है कि स्टूडेंट अटकते कहाँ हैं। तो उसके हिसाब से हमने एक ट्रिक बनाई है। उस ट्रिक का नाम है ACP सेल्फ गाइड। उसका नाम है ACP सेल्फ गाइड। अब ACP सेल्फ गाइड क्या है? ये एक निमोनिक है जो आपको याद रखने में आसानी होगी कि 12 प्रिंसिपल्स हम कैसे देखेंगे। 12 प्रिंसिपल्स में हम सबसे पहले देखेंगे, क्या देखेंगे कि एक्सेप्टेंस। हम पढ़ रहे हैं अभी मेंटल हेल्थ में प्रिंसिपल्स। अब हम सबसे पहले पढ़ेंगे कि एक्सेप्टेंस क्या रहता है। अब एक्सेप्टेंस मतलब क्या रहता है कि एक एग्जांपल देता हूँ। अब ये जो हो रहा है ये सब अपने वार्ड में हो रहा है जहाँ हम ड्यूटी कर रहे हैं। तो एक्सेप्टेंस मतलब क्या, एक अच्छे से एग्जांपल देता हूँ। बाबा का एग्जांपल आपको बहुत अच्छे से याद रहना चाहिए। तो एक्सेप्टेंस में हम ये करते हैं कि सुनो, अब हमारा दोस्त है कोई, तो उसने क्या सोचा कि आज से मैं जॉगिंग करूँगा, या फिर आपके कोई दोस्त है उसने सोचा कि आज से मैं डाइटिंग करूँगी। और क्या हुआ कि 10 मिनट बाद उसने गोलगप्पे खा ली। गोलगप्पे लड़कियों की बहुत फेमस है, आजकल छोले भटूरे भी बहुत फेमस है। वैसे तो लड़कियों को खाना बहुत पसंद है, वो हम बाद में बात करेंगे। तो एक्सेप्टेंस मतलब क्या कि पेशेंट जैसा है वैसा हमें उसे एक्सेप्ट करना है। जैसा है मतलब क्या, अब वो कहेगा कि हाँ मैं प्राइम मिनिस्टर हूँ,
तो हमें पता है कि वो प्राइम मिनिस्टर नहीं है, फिर भी हम वो जैसा है, जैसी उसकी हालत है, वो मेंटली है, तो वैसे हमें उसे एक्सेप्ट करना है। बाद में 2 नंबर पे आता है कम्युनिकेशन। अभी कम्युनिकेशन में क्या आता है, हमें कुछ भी पेशेंट से बात नहीं करनी, कुछ भी मतलब क्या नहीं करनी, एक्स्ट्रा गॉसिप्स नहीं करनी है। अब हम अपने दोस्त को कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन हम पेशेंट को वैसे नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि हमें उसके साथ थेरेप्यूटिक रिलेशन, थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन बनाना है, जिसकी वजह से वो बहुत जल्दी ठीक हो सकता है। तो थेरेप्यूटिक पहले हमें कम्युनिकेशन में क्या आता है, हम उसे ये नहीं कह सकते कि यार मैं सुबह चाय और बिस्किट खा रहा था और उसे इतना बुरा लगा कि वो उसने चाय में डुबकी मारकर अपनी जान दे दी। हम वैसे कोई भी बात पेशेंट के साथ नहीं कर सकते। उसके साथ हम अच्छी बातें करेंगे, उनको हम मोटिवेट करेंगे, उनको हम अच्छे से मेंटल सपोर्ट देंगे और उनके साथ अपना IPR मेंटेन करेंगे। वो आता है कम्युनिकेशन। बाद में आता है पी में क्या आता है, पी में आता है प्रोफेशनलिज्म। अब प्रोफेशनलिज्म में आपको सवाल पड़ेगा कि ये प्रोफेशनलिज्म है क्या। तो हमें हॉस्पिटल में, जब हम हॉस्पिटल में ड्यूटी करते हैं तो हमें एक चीज़ का ध्यान देना है, वो हमें प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है। अब प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है, उसका मतलब क्या? एक सिंपल सा एग्जांपल देता हूँ जो आपको आपकी डेली लाइफ में बहुत ही आराम से आपने देखा होगा हर जगह। तो आपके रिश्तेदार आपको पूछते होंगे कि आगे का क्या सोचा है, कुछ कर रहे हो या ऐसे ही जिंदगी जी रहे हो, तो आप क्या करते हैं? आप सीधे अपनी मुंडी नीचे रख के चले जाते। वैसे ही हमें यहाँ करना है। अगर पेशेंट आपको कुछ बोल रहा है, अगर काम का हो तो हमें सुनना है, लेकिन अगर वो कुछ भी बोल रहा है तो हमें उसे ज़्यादा रिस्पॉन्स नहीं देना है। अपना प्रोफेशनल, उसके साथ भाई भाई जैसा नहीं रहना। अरे तू तो अपना भाई है, तेरे लिए तो जाना चाहिए, वैसा मत। वो मांग लेगा, वो आपकी जान आराम से मांग लेगा, वो बहुत होशियार है, उसको वैसा नहीं बोलना है, ठीक है। तो प्रोफेशनलिज्म क्या आता है? यस फॉर सेफ्टी। सेफ्टी सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है मेंटल हॉस्पिटल में। सेफ्टी क्यों? क्योंकि उसे अच्छे और बुरे की परख नहीं है। सेफ्टी में क्या रहना है कि हमें पुलिस उठाकर नहीं ले जानी चाहिए, क्योंकि मेंटल एक्ट में कहा गया है कि हमें पेशेंट के साथ अच्छे से बिहेवियर रखना है। तो बाद में क्या आता है? सेफ्टी के बाद में आता है A फॉर अवेयरनेस ऑफ। अवेयरनेस ऑफ सेल्फ मतलब क्या? हमें खुद के बारे में पता होना चाहिए कि मैं खुद क्या हूँ। मतलब अगर मुझे पता है कि मुझे छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आता है और आप मेंटल हॉस्पिटल में आप काम कर रहे हैं, तो भाई वहाँ आपका एनवायरनमेंट बिल्कुल सेफ नहीं रहने वाला है। आपको छोटी छोटी बातों पर गुस्सा आने वाला है। जैसे अगर किसी ने कुछ कहा, उस पेशेंट ने कुछ कहा, तो आप जहाँ उसे धड़ाक से हल्क बनोगे और उसको मारने पीटे लोगे, वैसा नहीं करना है। हमें क्या करना है? हमें खुद के बारे में जानना है और हमें उस सिचुएशन को खुद कोप करना है पहले, और बाद में पेशेंट को देखना है। और बाद में आता है एफ मतलब फैक्ट बेस्ड रीएश्योरेंस। अब हमें सवाल आता है कि फैक्ट बेस्ड रीएश्योरेंस में क्या आता है? हमें से उस पेशेंट या पेशेंट के रिलेटिव को फैक्ट के हिसाब से देखना है। फैक्ट के हिसाब से देखना क्या मतलब? गलत चीजें नहीं बतानी है, जो सच है वो बताना है। अब सच है वो बताना है मतलब आप पूछोगे कि गलत नहीं बताना मतलब कैसे नहीं बताना? अब फॉर एग्जांपल सबसे ज़्यादा होने वाली एक चीज़ जो हर दोस्त एक दोस्त को बोलता है कि भाई वो मान जाएगी, वो तुझे देख रही है, ये हमें गलत रीअश्योरेंस नहीं देने का। पेशेंट को हमें नहीं बोलना है कि हाँ तू ठीक हो जाएगा, हाँ तू जल्दी ठीक हो जाए, तू टेंशन मत ले, मैं तेरे साथ हूँ। हमें वैसा नहीं बोलना है। हमें उन्हें बोलना है कि हम कोशिश कर रहे हैं, आप भी हमें आप भी सहाय करिए, तो हेल्प करिए, तो हम आपको अच्छे से ट्रीट कर पाएंगे। तो इसके बाद आता है ई का मतलब क्या रहता है? ई मतलब एक्सप्लेनेशन। अब हमें सवाल आता है कि ये एक्सप्लेनेशन का मतलब क्या रहता है? अब एक्सप्लेनेशन क्या रहता है? एक्सप्लेनेशन का मतलब है हमें पेशेंट को बताना है, पेशेंट के रिलेटिव को बताना है कि हम इन्हें ये ट्रीटमेंट देने वाले हैं, कि हम पेशेंट को बताना है कि हम अब तुम्हें इंजेक्शन देने वाले हैं, तो तुम तैयार रहना, तुम डरना मत। वो कैसे? अगर आप आराम से ऐसे बैठे हो, घर पे आराम से बैठे हो, ऐसे ही रील चला रहे हो,
मस्त समोसा कचौरी दिख रहा है, या फिर ऐसे वायरल डिश आ रही है, आप आराम से देख रहे हो, और ऊपर से आपको नोटिफिकेशन में आता है कि आपकी प्रेमिका या प्रेम जो भी है वो आपको मैसेज करता है कि ब्रेकअप। ना एक्सप्लेनेशन नहीं, ना कुछ नहीं, डायरेक्ट ब्रेकअप। तो क्या होगा, आपको आ जाएगा हार्ट अटैक। हार्ट अटैक मतलब ब्रोकन हार्ट सिंड्रोम, टाकासुबो सिंड्रोम, टाकासुबो डिजीज आपको हो जाएगा। इसीलिए पेशेंट को पहले ही बताना है कि भाई मैं तुम्हें इंजेक्शन दे रहा हूँ, तो थोड़ा दर्द होगा तो सहन करो। तो बाद में आता है जी फॉर जेंटलनेस। अब जेंटलनेस में क्या है, जेंटलनेस का मतलब क्या रहता है कि प्यार से हमें पेशेंट को समझाना है। वो कितना भी गुस्सा करे, हमें उससे प्यार से बात करना है। कैसे, जब भी आपकी प्रेयसी या प्रेमिका गुस्सा होती है या फिर पहला प्यार रहता है, तो कितने जेंटलनेस से आप कार का दरवाजा ओपन करती है, आइए। जब आप कैफे में जाते हैं तो क्या करते हैं, चेयर पीछे खींचते और बैठिए। जैसे उन्हें ट्रीट करते हैं, जैसे आप अपने प्यार को ट्रीट करते हैं, वैसे ही पेशेंट को बहुत प्यार से ट्रीट करना है, जेंटलनेस के साथ ट्रीट करना है। उसके बाद आता है यू। अब यू का मतलब क्या रहता है, यू मतलब रहता है अंडरस्टैंडिंग। अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या करना, अंडरस्टैंड करना कि आपको पता है जब आपसे प्यार करने वाला कोई अचानक गुस्सा हो जाता है या आपको मारने लगता है, तो उसके पीछे कोई तो रीज़न रहता है। जैसे अगर आपकी गर्लफ्रेंड गुस्सा हो गई तो आपको अंडरस्टैंडिंग रहती है कि या तो उसे भूख लगी है, या मुझसे कोई गलती हुई है, या फिर कुछ तो ऐसा हुआ है जिसकी वजह से ये गुस्सा है। वैसे ही हमें पेशेंट जब एंग्री हुआ है तो हमें उसके पीछे का साइंस, उसके पीछे की सिचुएशन हमें समझनी है। तो उसके बाद में आता है आई फॉर इंडिविजुअलाइजेशन। इंडिविजुअलाइजेशन में यहाँ सबसे एक कॉमन लाइन है। इंडिविजुअलाइजेशन मतलब हर पेशेंट की अलग अलग ट्रीटमेंट रहती है, हर पेशेंट को अलग अलग थेरेपीज रहती है, हर पेशेंट का बिहेवियर अलग अलग रहता है। तो हमें उनके साथ उनके हिसाब से रहना पड़ता है। जैसे कि एक ही पिकअप लाइन हर लड़की पे काम नहीं आती, वैसे ही हर पेशेंट पे एक ही ट्रीटमेंट कभी काम नहीं आती। तो पिकअप लाइन का आप ज़रा चेंज कर सकते हैं, वो देखते हैं। ट्रीटमेंट भी ऑब्वियसली चेंज ही रहती है। तो उसके बाद आता है टी फॉर डेमोस्ट्रेट। अब डेमोस्ट्रेट मतलब क्या, हमें उन्हें करके दिखाना है। करके दिखाना है मतलब क्या, अब सबसे एक आसान सा एग्जांपल है कि जब भी आप जिम में जाते हैं, जो लोग जिम में जाते हैं, अगर आपको कोई स्टेप नहीं पता हो तो क्या करता है, जिम ट्रेनर आपको करके दिखाता है। आपको बोलता है कि तुम्हें है वो तुम्हें 6 पैक बनानी पड़ेगी, भले ही उसके खुद के 6 पैक नहीं है, फिर भी वो आपको करके दिखाया कि भाई तू ऐसा कर, तो ऐसा उठा, डबल उठा। तो वैसे हमें डेमोस्ट्रेट करना है, पेशेंट को बताना है कि कौन सी चीज़ कैसे हमें हैंडल करनी है इस मैटर। उसके बाद में आता है ई फॉर इमोशनल सपोर्ट। मतलब क्या, सबसे अच्छा इमोशनल सपोर्ट का एग्जांपल है कि अगर आप एग्जाम में फेल हो गए हो, आपको नहीं होना है, फिर भी गलती से आप हो गए हो, तो आपने देखा कि आपका रिजल्ट है, फेल आ गया है, आप गुस्से में ऐसे मुंह बिगाड़ के ऐसे बैठे हुए हैं, ऐसे सूख के, तो उसी वक्त आपको फोन आता है, और फोन पे कहता है हाँ भाई मैं भी फेल हो गया। और आपके अंदर इतनी जो उमंग आती है, इतना जो उत्साह आता है, वो कैसे आता है, वो इमोशनल सपोर्ट। आपको बिना बताए इमोशनल सपोर्ट मिल गया कि मैं फेल हो गया तो क्या, मेरा दोस्त भी फेल हो गया, तो हम सब साथ हैं। तो उसी तरह से ये हमारे 12 प्रिंसिपल हो चुके हैं। पहला है ए मतलब एक्सेप्टेंस, हमें पेशेंट को एज इट इज एक्सेप्ट करना है। दूसरा है कि कम्युनिकेशन, हमें उसके साथ थेरेप्यूटिक कम्युनिकेशन रखना है, कोई भी फालतू की गॉसिप्स नहीं करनी है। बाद में आता है प्रोफेशनलिज्म, हमें उसके साथ भाई भाई बहन बहन वाला नहीं रहना है, हमें उसके साथ प्रोफेशनलिज्म मेंटेन करना है, एज ए नर्स रहना है। बाद में आती है सेफ्टी, क्योंकि मेंटल हॉस्पिटल में कभी भी आपके ऊपर पहाड़ गिर सकता है, कभी भी आपको बोतल लग सकती है, तो कभी भी कुछ भी हो सकता है, इसलिए सबसे मेन है सेफ्टी, ये याद रखना। बाद में आता है अवेयरनेस ऑफ सेल्फ, खुद के बारे में हमें सबसे पहला पता होना चाहिए, खुद का बिहेवियर कैसा है, कैसे हम उसे मॉडिफाइड करें। बाद में आता है फैक्ट बेस्ड रीअश्योरेंस, अगर हमें उसको फाल्स अश्योरेंस नहीं देने, मतलब सच बताना। उसके बाद आता है एक्सप्लेनेशन, हमें उन्हें एक्सप्लेनेशन करना है कि मैं ये प्रोसीजर करने वाला हूँ, या फिर हम
कुछ ऐसी थेरेपी देने वाले हैं। बाद में आता है जेंटलनेस। जितना जेंटलनेस से आप अपने पार्टनर को हेल्प करते हैं या फिर ट्रीट करते हैं, वैसे हमें पेशेंट को बहुत प्यार से ट्रीट करना होता है, क्योंकि वहाँ आने वाले हर लोग प्यार के भूखे रहते हैं। तो अंडरस्टैंडिंग मतलब क्या, हमें पेशेंट के बिहेवियर को और बिहेवियर के पीछे के साइंस को सब समझना पड़ता है। बाद में आता है इंडिविजुअलाइजेशन। हर पेशेंट की अलग अलग ट्रीटमेंट होती है, तो हमें उस अलग अलग ट्रीटमेंट के हिसाब से पेशेंट के साथ रहना पड़ता है। तो बाद में आता है डेमोस्ट्रेट मतलब क्या, हम पेशेंट को कोई चीज़ करके दिखाना, अगर उससे नहीं पता है तो हमें उसे करके दिखाना पड़ेगा। और इमोशनल सपोर्ट, भाई तेरे साथ है, डरने की क्या बात है। वैसे आप स्क्रीनशॉट ले लो। हाँ, तो ये प्रिंसिपल्स अभी हो चुके हैं। अब हम कुछ एमसीक्यूज पे ध्यान देंगे जो कि बहुत बार पूछा गया है। तो सबसे पहला एमसीक्यू ये पूछा गया है कि अगर आप किसी वार्ड में काम करें, मेंटल हेल्थ की वार्ड में, मेंटल की वार्ड में काम कर रहे हैं, और अगर कोई पेशेंट है वो बहुत ही ज़्यादा अग्रेसिव है, तो फिर भी आप उसे एक्सेप्ट कर रहे हैं, तो वो कौन सा प्रिंसिपल होगा? तो सोचिए, अभी हमने पढ़ा है, तो आपको एमसीक्यूज के जो 4 ऑप्शन है उनकी ज़रूरत नहीं होनी चाहिए। तो आपने सही कहा कि वो है एक्सेप्टेंस। कोई पेशेंट अगर कितना भी एंग्री हो, कितना भी वो बुरा हो, फिर भी हमें उसे एज इट इज़ एक्सेप्ट करना पड़ता है। तो उसके बाद एक अगला सवाल आता है कि अगर आप साइकेट्रिक वार्ड में काम कर रहे हैं, तो सबसे पहला और सबसे इम्पोर्टेंट जो प्रिंसिपल है वो कौन सा है जो आपको फॉलो करना पड़ता है? ये भी सवाल बहुत बार कॉम्पिटिटिव एग्जाम में पूछा गया है, तो इसका जवाब आप सोचिए। हाँ, तो आपने बिल्कुल सही सोचा कि वो है सेफ्टी। सेफ्टी बहुत इंपॉर्टेंट है मेंटल हेल्थ वार्ड में, और प्रायोरिटी, नर्सिंग प्रायोरिटी में सबसे पहले आती है मेंटल हेल्थ नर्सिंग में सेफ्टी। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। तो ये आपके कुछ सवाल हैं। तो शुक्रिया, आपने हमें इतना सपोर्ट किया। तो आपको इसका रिवाइज करते रहना है। ज्ञान, मुस्कान और मोटिवेशन आपको हमेशा बनाए रखना है। आपको हारना नहीं। अगर आप सफ़र पे चले हैं तो आपको हारना बिल्कुल नहीं है। चलते रहिए, एक दिन आपके कदमों में मंजिल ज़रूर आएगी। क्यों? हंसते रहिए, पढ़ते रहिए, और नर्सिंग ऑफिसर बनने का सपना मत भूलिए। थैंक यू।